नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आपको पता है कि आपका जो आने वाला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है वहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका पटवारी का एग्जाम है वहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग ये कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, यही मान के चले हैं अभी तक, क्योंकि जो पैटर्न देखा गया है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से थोड़ा देखेंगे भी कि क्या क्या यहाँ पर बन सकता है। आगे बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ करंट फॉर्म मार्क 1 मेड। तो बोलते हैं कि वर्तमान स्वरूप जो है ना पहला कंप्यूटर मार्क 1 का, बोलते हैं कि ये किस वर्ष जो था वो बनाया गया था। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की हिस्ट्री भी हम यहाँ पर जानेंगे, परंतु ये जो मार्क 1 कंप्यूटर बनाया गया था ना, ये बनाया गया था 1937 में। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि कई बार ऑप्शन में 1944 भी जो है वो हो सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे, क्योंकि 1937 से लेकर 1944 का पीरियड इस मार्क 1 का जो था वो रहा था। बनाया कहाँ पर गया था, किसके द्वारा गया था? तो ये अमेरिका में बनाया गया था और हॉवर्ड एकेन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, हॉवर्ड का नाम ध्यान रखना है। हॉवर्ड एकेन के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था। तो ये था पहला कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की आप खोज देखते हैं ना तो सबसे पहले एकदम से कंप्यूटर नहीं आ गया था। जो अबेकस आप देखते हैं ना, अबेकस की डिस्कवरी जो था वो हुई थी चाइना में, लगभग 1602 के करीब जो था वो इसकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद नेपियर बोन्स आए थे, जॉन नेपियर के द्वारा उनकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी। फिर जो है वो पास्कलिन आए थे, जैक्वार्ड लूम आया था। फिर एनालिटिक इंजन की डिस्कवरी हुई थी। फिर जो है वो टेबुलेटिंग मशीन की डिस्कवरी हुई। फिर ये मार्क 1 आया। फिर एनिएक आया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एनिएक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनिएक की डिस्कवरी जो था वो कब हुई थी। एनिएक की डिस्कवरी 1946 में जो था वो हुई थी। फिर EDSAC आया। ये जो EDSAC था इसकी डिस्कवरी 1949 में जो था वो हुई थी। फिर यूनिवैक आया। यूनिवैक की डिस्कवरी जो था वो 1951 में जो था वो हुई थी। यूनिवैक ध्यान रखना है, 1951 में इसकी डिस्कवरी जो था वो हुई थी। फिर IBM 650 कंप्यूटर आया। फिर ये जो था वो लगभग जो है वो 1953 में जो था वो आया था। तो इस तरह से कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो रही। ध्यान रखना है कि पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो इतने छोटे नहीं हुआ करते थे, लाइट वेट नहीं हुआ करते थे। वो पूरे एक एक कमरे में जो था वो फिट आते थे। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर जो था वो होते थे। फिर बाद में चलकर कंप्यूटर की जनरेशन आने लगी। धीरे धीरे कंप्यूटर में जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगी। तो अभी आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर जो है वो चले हुए हैं। लाइट से लाइट वेट कंप्यूटर आपको जो है वो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रैम इन कंप्यूटर। तो रैम रोम हम बहुत बार पढ़ते हैं कि रैम भी कंप्यूटर में होती है, रोम भी कंप्यूटर में होती है। यहाँ पर रैम का मेन फंक्शन जो है वो पूछा गया है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर रनिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है कि रैम का जो काम होता है, प्राइमरी काम, वो होता है टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करवाना। रैम के अलावा हम रोम के बारे में भी जो है वो पढ़ते हैं। रोम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, रोम को जो है वो रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है। मतलब ये एक परमानेंट स्टोरेज जो है वो होती है रोम, और रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये जो है वो परमानेंट नहीं होती। ये आपने रैम रोम के बारे में बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन द टास्क मैनेजर। तो बोलते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो देखिए कॉम्बिनेशंस होते हैं कीज़ के, तो इसमें जो है कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप, ये 3 कीज जो है प्रेस करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन द टास्क मैनेजर। तो कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप इसका सही आंसर जो है वो होगा। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे कि Alt प्लस टैब का ये यहाँ पर दिया गया है कॉम्बिनेशन। तो Alt प्लस टैब एक शॉर्टकट की है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो एप्लीकेशंस आपने कंप्यूटर में खोल के रखे हैं उनके बीच में स्विच करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये Alt प्लस टैब का ध्यान रखना है। Alt प्लस F4 जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और Alt और F प्लस F4 का इस्तेमाल जो है क्यों किया जाता है, जो सक्रिय विंडो है, जो आपकी जो है वो रनिंग विंडो है या कोई भी प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए जो है वो Alt प्लस F4 का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, 3 के 3 ऑप्शंस जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच टाइप ऑफ मेमोरी लूजेज ऑल इट्स स्टोरेज डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। तो बोलते हैं कि बिजली बंद होने पर
बोलते हैं किस प्रकार की मेमोरी अपना सारा संग्रहित डाटा जो है वो खो देती है। तो सारा संग्रहित डाटा जो है वो किसके द्वारा खो दिया जाता है। हमने अभी दो तरह की मेमोरी पढ़ी, एक रैम पढ़ी, एक हमने रोम पढ़ी। रैम का मैंने आपको क्या बताया था कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट नहीं होती, तो रैम ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगर हम देखो रैम की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं तो रैम की भी आगे दो कैटेगरी जो है वो बनाई गई हैं। एक जो है वो डी रैम जो है वो होता है, एक डी रैम होता है और एक एस रैम जो है वो होता है। डी रैम जो होता है उसको बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम जो होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए डी रैम एस रैम का भी आपको पता चला। डी रैम जो होता है ना, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है ना, ये थोड़ा स्लो होता है और सस्ता भी थोड़ा होता है और कम स्पेस भी जो है ये घेरता है। अगर हम एस रैम की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी हाई स्पीड इसकी जो है वो होती है, ज़्यादा फास्ट भी ये होता है और ज़्यादा महंगा भी जो है ये होता है। तो डी रैम एस रैम के बीच में आपको ये डिफरेंस भी जो है वो कॉमन सा बेसिक सा डिफरेंस भी जो है वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं DOS एंड सम वर्जन ऑफ यूनिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोलते हैं कि DOS एंड और भी यूनिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। बोलते हैं ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड जो है वो होते हैं। तो ये जो है वो कमांड लाइन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो एग्जांपल हैं। कमांड लाइन इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब यहाँ पर अलग अलग तरह से ऑप्शन क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। एक तो DOS का पूरा नाम आपने ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको बोलते हैं। और ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स होता है ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपने ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है एग्जाम में कि DOS एंड यूनिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं और ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो एग्जाम्पल हैं। ये आप जो है वो ध्यान रखें, कमांड लाइन ये जो है वो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अ की इज pressed by a user on a keyboard which standard is utilized to convert keystroke into bits। तो बोलते हैं कि जब उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर एक कुंजी दबाता है तो की स्ट्रोक को बिट्स में बदलने के लिए कौन से मानक का उपयोग जो है वो किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका और क्या इसका आंसर होगा। देखिए कंप्यूटर में ASCII इसका सही आंसर होगा। ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ASCII का पूरा नाम है ये कीबोर्ड पर जो है वो कीबोर्ड पर टाइप किए गए अक्षरों को जो है वो बिट्स में बदल देता है और इसका जो है उपयोग करता है। बोलते हैं ये अक्षर और संख्याओं के प्रतीक जो होते हैं उसको 7 बिट और 8 बिट बाइनरी में जो है वो मैप करता है और कंप्यूटर इन वर्णों को जो है वो फिर समझ पाता है। मतलब बेसिकली जो आप कीबोर्ड पर प्रेस कर रहे हैं ना, उनको ये अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प जो है वो करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और बोलते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ASCII है ये कितने बिट कोड का इस्तेमाल करता है ईच कैरेक्टर में। तो ASCII यूजेस 7 बिट कैरेक्टर, ये आपने ध्यान रखना है। 7 बिट्स टू कोड ईच कैरेक्टर, ये ध्यान रखना है। 7 बिट्स टू कोड ईच कैरेक्टर का ये जो है वो यूज़ करता है ASCII। इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना। और ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ARPANET स्टैंड्स फॉर। तो ARPANET का पूरा नाम जो है वो क्या है। इसका पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्या नाम है इसका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है ARPANET का। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि ARPANET कब जो है वो डिस्कवर हुआ था। ये 1960s में जो है वो डिस्कवर हुआ था। 1960 के दशक में जो है ये डिस्कवर जो था वो हुआ था। और ये जो है वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था 1960 के दशक में। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़े हैं इससे पिछले भी एडिशंस में, तो वहाँ पर मैंने हर एक एडिशन में लगभग कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया ही है। तो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थे। जो लेटेस्ट वन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि रिवाइज आप कर सकें, पढ़ा तो आपने भी, ये है ही सब कुछ। अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर जो है वो बेस्ड थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड थे। किसके ऊपर? ट्रांजिस्टर्स के ऊपर वो बेस्ड थे। ये ट्रांजिस्टर्स जो था वो सेमीकंडक्टर के जो था वो बने होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड थे, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे आईसी इनको बोलते थे, ये सिलिकॉन के जो था वो बने होते थे। ठीक है, सिलिकॉन के ये बने होते थे। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आया। फोर्थ जनरेशन जब कंप्यूटर्स की जो है वो आई तो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें जो था वो होता था। फिर हमारे पास जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आए, जो लेटेस्ट वन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर। और ये आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है, और इनमें जो है वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं वो लगी होती हैं। SLSI चिप्स जो हैं वो इनमें लगी होती हैं। आप जानते हैं कि वेट बहुत कम अभी के कंप्यूटर्स का होता है, और बहुत विद यूनिक फीचर जो है वो आपको कंप्यूटर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो इसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो भी इंक्रीज कर दी गई हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो अच्छे से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। अभी एनफ टाइम है स्टडी को शेप देने का भी, जिस तरफ चाहेंगे आप उस तरफ अपनी स्टडी को जो है मोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो एग्ज़ाम को 1-2 महीने तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे। और दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज की स्लॉट 4 लॉन्च की हुई है। इसमें आप इन दोनों एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज, दोनों एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो एक ही टेस्ट सीरीज से जो है वो कर पाएंगे। तो ये स्लॉट 4 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है, पॉकेट फ्रेंडली भी साथ में रहने वाला है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं द साइज ऑफ आ यूजुअल यूडीपी हेडर इज, तो बोलते हैं कि जो यूडीपी हेडर है इसका आकार कितना होता है। तो यूडीपी हेडर जो होता है ना, इसका आकार होता है 8 बिट। कितना? 8 बिट जो है वो इसका आकार होता है। पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस तो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन MS एक्सेल दिया गया है, तो MS एक्सेल ही स्प्रेडशीट का जो है वो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर हम बात यहाँ पर स्प्रेडशीट की कर रहे हैं, MS एक्सेल की कर रहे हैं, MS एक्सेल में कुछ भी आपको करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो होता है। फॉर्मूला जो भी स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो इज इक्वल टू का साइन लगेगा, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। चाहे वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, कोई सा भी फॉर्मूला है, इज इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा, तभी जो है वो MS एक्सेल में फॉर्मूले जो है वो चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि MS एक्सेल के फॉर्मूला किससे जो है वो स्टार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। तो बोलते हैं कि HTML का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? क्या इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए किया जाता है, क्या वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, क्या वेब सर्वर के लिए किया जाता है, या फिर प्रोग्राम्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं? HTML का इस्तेमाल जो है वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। HTML की जब यहाँ पर बात हो ही रही है तो HTML का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा नाम भी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो HTML का पूरा नाम ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है। ये बहुत बार HPSSC जब तक पेपर करवाता रहा है तो उसने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, HTML का पूरा नाम। एक HTTP होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका पूरा नाम भी आपने ध्यान रखना है। HTML, HTTP, इनके पूरे नाम आपको पता चले, इनके पूरे नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि HTML जो है ना, HTML किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो ये बर्नर ली के द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया था। बर्नर ली आपने ध्यान रखना है, बर्नर ली ने जो है वो इसको जो है वो डेवलप जो था वो किया था। ठीक है, बर्नर ली की अगर हम बात करते हैं तो www का नाम आपने सुना है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? www की। तो इसकी डिस्कवरी भी जो है वो बर्नर ली के द्वारा ही जो था वो की गई थी। बर्नर ली
टिम बर्नर ली जो है वो इनका पूरा नाम आता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का भी आपने ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब की डिस्कवरी किसके द्वारा जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क डज ब्लूटूथ रिप्रेजेंट। तो ब्लूटूथ किस तरह के नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वैन दिया गया है, WPAN दिया गया है, मैन दिया गया है और कैन दिया गया है। अगर हम ब्लूटूथ की बात करते हैं तो ब्लूटूथ किस तरह के नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो करता है, तो ये WPAN इस नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब ये WPAN को रिप्रेजेंट करता है तो ऑप्शन इसका जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा। WPAN की फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या आती है, इसकी फुल फॉर्म आती है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार तो WAN की फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। कई बार MAN की फुल फॉर्म भी कंप्यूटर में जो है वो पूछी जाती है। MAN की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कई बार मैन की, कई बार वैन की, कई बार WPAN की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। और वैसे ही कैन भी होता है, कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क जो है वो बोल देते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन को बोल देते हैं। एक लैन भी होता है, LAN भी होता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क भी नोट करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS वर्ड 2010 टू अप्लाई डबल स्पेसिंग टू दी पैराग्राफ। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की जो है वो MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग लागू करने के लिए जो है वो की जाती है। तो डबल स्पेसिंग के लिए जो है वो Ctrl+2 ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+2 शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। देखिए जब भी हम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, अगर Ctrl+1 आप एंटर करेंगे तो सिंगल स्पेस लाइन जो है वो मिलेगी, यहाँ पर सिंगल मिलेगी। Ctrl+2 अगर आप करते हैं तो डबल स्पेस लाइन मिलेगी। Ctrl+5 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 1.5 लाइन स्पेसिंग जो है वो मिलती है। और Ctrl+0 या फिर O इस तरह से आप करते हैं तो जो भी आपका जो है वो पैराग्राफ होगा उसमें आप कुछ भी जो है वो 12 पॉइंट का स्पेस जो है वो ऐड या रिमूव जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह की शॉर्टकट कीज जो हैं वो होती हैं। इन शॉर्टकट कीज के बारे में भी अलग से क्वेश्चन एक बन जाता है। Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी नॉर्मल फॉर्म जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाती है। तो 2NF जो है वो हटाती है। थोड़ा डिटेल से देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर 2NF का मतलब है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो हटाती है। टेबल मस्ट बी अ 1NF एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड्स ऑन दी होल प्राइमरी की नॉट पार्ट ऑफ इट। और ये जो है वो 2NF जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को जो है वो रिमूव करती है। एक हमारे पास 3NF भी होता है। 3NF का मतलब है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है, बोलते हैं जिस टेबल में 3NF हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टेबल मस्ट बी या उसमें एक तो 2NF होनी चाहिए और 2NF एंड नॉन की एट्रीब्यूट होना चाहिए। शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स। और बोलते हैं रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए जो है ये होती है रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आगे बोलते हैं BCNF होता है एक वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म एक होती है। ये किसके लिए होती है, ये स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है 3NF का। तो 3NF का इस्तेमाल किसके लिए होगा, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। 2NF का इस्तेमाल रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। और 3NF के बाद जो है वो BCNF है। ये तो बेसिकली स्ट्रॉन्गर फॉर्म है 3NF की ही। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अरे ये आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज डैश इट। तो बोलते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस दस्तावेज में आपको बोलते हैं कोई भी चेंजेस करनी है तो उसको क्या बोलते हैं। क्या उसको चेंजिंग बोलेंगे, क्या उसको मॉडिफाइंग बोलेंगे, क्या उसको क्रिएटिंग बोलेंगे, क्या उसको एडिटिंग बोलेंगे। हम जब भी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है अपना रिज्यूम बना रहे हैं, और रिज्यूम में आपको कुछ भी जो है वो ऐड करना है, कुछ भी रिमूव करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि यार मेरा रिज्यूम ना एडिट करना है,
तो एडिटिंग उसको बोला जाता है, एडिटिंग इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज एन एडिटिंग इट, उसको एडिटिंग जो है वो बोला जाता है। एडिटिंग एक कॉमन टर्म है उसके लिए। आगे बोलते हैं POP3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। ये जो POP3 है ये ईमेल रिसीव करने के लिए सबसे कॉमन नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल होता है। अब बोलते हैं व्हाट डज POP स्टैंड। तो एक तो POP साइंस वाला POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, परंतु ये कंप्यूटर वाला POP है, इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये POP3 इज मस्ट कॉमनली यूज टू प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। ये ध्यान रखना है, ईमेल इंटरनेट पर जो आती है वो POP3 नेटवर्क के थ्रू आती है, और POP के बारे में जो है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने POP3 जो है वो ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज नोन एज। तो बोलते हैं कि अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज नोन एज। तो देखिए, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप ब्राउजिंग करते हैं, और उसमें आप कभी किस वेबसाइट को कर रहे हैं, कभी किस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह से उसको ब्राउजिंग बोला जाता है। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, उसको ब्राउजिंग जो है वो बोला जाता है। ना ही उसको ट्रांसफरिंग बोलेंगे, ना ही उसको अपलोडिंग बोलेंगे, ना ही उसको चेंजिंग बोलेंगे, उसको ब्राउजिंग जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की मुफ्त मरम्मत को क्या कहा जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिपेयर होती है सॉफ्टवेयर बग की, उसको जो है वो पैच बोलते हैं। पैच इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो पैच होता है ना, इसका इस्तेमाल बेसिकली किया क्यों जाता है, इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, जो फंक्शनलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई भी बग वगैरह आ गया है तो उसको जो है वो फिक्स करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पहले पूछा भी गया है एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पार्ट ऑफ ईमेल दैट कंटेन्स एक्चुअल कंटेंट इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि ईमेल का वो भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है उसे क्या जो है वो बोला जाता है। तो पार्ट ऑफ ईमेल जिसमें जो है वो वास्तविक सामग्री होती है उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको बॉडी जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, जब भी आप एक ईमेल किसी को सेंड करते हैं, ये आप मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, ईमेल करेंगे तो सबसे पहले तो टू लिखा होगा कि किसको आपको ये भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रेसिपिएंट का नेम जो है वो लिख दिया जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे जैसे आएगा सब्जेक्ट का ऑप्शन, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपने जो भी सब्जेक्ट लिखना है वो आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है वो यहाँ पर आती है फिर बॉडी। बॉडी में भी अलग अलग चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना है। पहले आपको इसमें जो है जो हाय हेलो या फिर जैसे भी आपको जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना वैसे आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे। फिर आपको क्लोजिंग करनी है थैंक्स के साथ, फिर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा तब कर देंगे। अटैचमेंट अगर आपको कोई करनी है, कोई PDF आपको अटैच करनी है, वो भी आप अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद कॉमनली सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर वही पूछा गया था कि जिसमें वास्तविक सामग्री होगी, एक्चुअल कंटेंट होगा, यहाँ पर एक्चुअल कंटेंट होगा, इसको बॉडी जो है वो ईमेल की बोला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल बट कीप द स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं कि तालिका का वो बोलते हैं तालिका से सभी रिकॉर्ड हटाकर संरचना बनाए रखने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए ट्रंकेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। DBMS में आपको पता है अलग अलग कमांड्स मैंने आपको पहले भी रिवाइज करवाई हैं, एक बार फिर से चाहे हम रिवाइज कर लेंगे कि किस कमांड का इस्तेमाल क्यों होता है। देखिए, जो ट्रंकेट होती है ना, ये DDL कमांड जो है वो होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड जो है ये होती है। ये रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या करेगी, रिमूव कर देगी ऑल रिकॉर्ड को, परंतु उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर जो है वो रखेगी, उसके स्ट्रक्चर को ऐसा जो है वो रखेगी। इसके लिए ये ट्रंकेट कमांड की जाती है। अगर हम कमांड्स में देखते हैं तो DDL की अलग अलग कमांड्स आती हैं, जैसे इसमें ड्रॉप कमांड आती है, क्रिएट कमांड आती है, इसमें जो है वो क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, एल्टर कमांड भी एक आती है, ट्रंकेट कमांड इसमें एक आती है। तो ये DDL कमांड है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी कमांड आती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कंप्यूटर्स लाइक IBM 1400, यूनिवैक 1107, CDC 1604 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन। तो बोलते हैं कंप्यूटर हो गया IBM 1400, यूनिवैक 1107 हो गया, CDC 1604 हो गया, ये किस कंप्यूटर की जनरेशन को बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर कर आप बताएंगे। इससे पिछला जो एडिशन था C7 एडिशन जो हमारा था, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया था। फिलहाल आप कमेंट कर कर अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।